अमागी मीडिया लैब्स का करीब 1800 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है। ये सास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मीडिया कंपनीज को। देखिए, अब पहले के टाइम में अगर किसी टीवी चैनल को होस्ट करना है, ऑडियंस तक पहुंचना है, तो वो केबल टीवी के थ्रू होता था। बहुत सारा ब्रॉडकास्टिंग का नेटवर्क लगता था, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये सब रिप्लेस हो गया है। अब जितना भी कंटेंट होस्ट होता है वो सर्वर्स पे होस्ट होता है, और साथ में अगर किसी कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी चाहिए, साथ में एड रेवेन्यू भी उसको मैनेज करना है, ये सारी चीजें एक साथ मैनेज हो जाती हैं एक सॉफ्टवेयर से। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रोवाइड करता है अमागी मीडिया लैब्स। इसके बारे में डिटेल में डेफिनेटली वैभव आपको और समझाएंगे वीडियो के अंदर। एक बार वैभव से पूछते हैं। लेकिन इसको हमने और एग्जाम्पल के थ्रू, रिलेटेबल एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। और इस कंपनी को कोविड के बाद एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली थी, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिशनल चैनल्स अब ऑनलाइन आना चाहते हैं। तो आप इसका बिजनेस मॉडल और थोड़ा अच्छे से समझिएगा, और साथ में जितने भी फाइनेंशियल्स हैं पूरा एनालिसिस वैभव का जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फोन में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट प्रीमियम कंटेंट जो हम लेके आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो दोस्तों, अमागी मीडिया लैब्स की शुरुआत हुई थी 2008 में बेंगलुरु में। 3 इंजीनियर्स इसके को फाउंडर थे, जो कि बैचमेट्स भी थे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर से। इंपॉर्टेंटली ये तीनों ने पहले भी एक कंपनी बनाई थी, जो सक्सेसफुली उसमें से एग्जिट ले लिया था, एक अमेरिकन कंपनी को बेच दिया था। अमागी मीडिया लिमिटेड एक मीडिया बेस्ड सास कंपनी है, लेकिन एग्जैक्टली ये काम कैसे करती है एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। पे नेटवर्क 18 को देखते हैं, जो कि एक इंडिया बेस्ड प्रोडक्शन हाउस है। ये शोज बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं, इसके अलावा भी काफी कंटेंट है, न्यूज भी और इंफोटेनमेंट में भी ये काफी ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। अब इनको चाहिए कि इनका जो 24/7 टीवी चैनल है वो काफी नहीं है, वो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाना चाहती है, नए नए कस्टमर्स तक रीच करना चाहती है अपने कंटेंट के साथ। अब यहाँ पे अमागी आता है, तो अमागी क्या करेगा, इनके चैनल पे जो कंटेंट है उसके लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म देगा, और नेटवर्क 18 उसी प्लेटफॉर्म पे अपनी शेड्यूलिंग, फॉर्मेटिंग और डिलीवर कर पाएगी वेरियस प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि प्लूटो टीवी एंड सैमसंग टीवी प्लस, जिनका इंडिया के बाहर काफी सारा और काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो यहां पे क्या हुआ, नेटवर्क 18 को बहुत सारे कस्टमर्स तक और डिफरेंट रीजन्स के लिए अपना खुद का इन हाउस सॉफ्टवेयर नहीं बिल्ड करना पड़ा, उनको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, और साथ में एड रेवेन्यू भी अर्न कर पाएगी, क्योंकि अमागी के साथ टाइप करके, जिनका ऑलरेडी टाइप है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ। अब यहां पे अमागी मीडिया लैब्स कैसे पैसा कमाती है, तो लगभग 1150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था FY25 में, और सबसे बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट इनका निकल के आता है स्ट्रीमिंग यूनिफिकेशन, जिसमें 57% कंपनी ने रेवेन्यू डिराइव किया। और जो हमने एग्जांपल में देखा वही होता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर चैनल का जो कंटेंट है वो बाकी सारे जितने भी इनके डिफरेंट टाइप्स हैं प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो अमागी उन सारे प्लेटफॉर्म्स में इनका कंटेंट वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है, तो यहां पे अमागी इसको यूनिफाई करती है और स्ट्रीमलाइन करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मोनेटाइजेशन एंड मार्केट प्लेस। यहां से 24% कंपनी का रेवेन्यू आया था FY25 में, एंड जैसे नाम से पता चल रहा है, कंपनी यहां पे कंटेंट क्रिएटर्स और जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके बीच में एक मार्केट प्लेस क्रिएट करती है, एंड उसके थ्रू यहां पे कंटेंट क्रिएटर्स को जो पैसा मिलता है ऐड का, उसका कुछ परसेंटेज रेवेन्यू शेयर अमागी भी रखती है। और तीसरा सेगमेंट है क्लाउड मॉडर्नाइजेशन का। 19% रेवेन्यू कंपनी का वहां से आया था, एंड ये पूरे सॉफ्टवेयर पैकेज का ही पार्ट है। यहां पे बेसिकली टूल्स दिए जाते हैं वेरियस चैनल्स को और कंटेंट क्रिएटर्स को, ताकि वो रिलायबली क्लाउड पे अपने कंटेंट को रन कर सके। यहां पे कस्टमर्स जो है एक फिक्स्ड फीस पर चैनल पर मंथ देते हैं इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। अब यहाँ पे इनके कस्टमर्स कौन कौन है, लगभग 400 से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें नेटवर्क 18 आता है, इंडिया में शिमारू आता है, उसके अलावा फॉक्स, ABC, मल्टीपल इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स भी इधर निकल के आते हैं। साथ में 350 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, जैसे कि roku टीवी, सैमसंग टीवी की हमने बात करी थी। 75 के आसपास एडवर्टाइजर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 कंट्रीज में ये अभी काम करते हैं। अब सवाल आता है कि एग्जैक्टली अमागी मीडिया को ही चूज क्यों करते हैं कस्टमर्स, क्योंकि सबसे पहले तो ये रिड्यूस करता है टाइम टू लॉन्च, जहां पे महीनों लग जाते हैं एक टीवी चैनल लॉन्च करने में, हफ्तों में ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दे देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा हैवी केपेक्स अवॉइड होता है, यहाँ पे एंटीनास और सैटेलाइट जो बड़ा बड़ा हार्डवेयर है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सब मैनेज हो जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म देते हैं इन पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर्स को। इंपॉर्टेंटली ये दुनिया की टॉप 50 लिस्टेड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनीज में से 45% को सर्व करती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 18 जनवरी को हमारा वेबिनार होने वाला है, विच इज अ संडे। आई होप अभी तक आपने रजिस्टर कर दिया है, और नहीं किया है तो नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये वेबिनार होगा बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर, और इसको होस्ट करेंगे एसेट योगी मिस्टर मुकुल मलिक। एंड ये वेबिनार इंपॉर्टेंटली फ्री होने वाला है, लाइव होने वाला है और इंटरेक्टिव होने वाला है, तो प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा। वापस चलते हैं अपने एनालिसिस पे। ये तो समझ आ गया है कि कंपनी ग्लोबल है, तो
तो एग्जैक्टली रेवेन्यू कहां से जनरेट करती है। FY25 में अमेरिका से 73% रेवेन्यू आया था, यूरोप से 17% के आसपास आया था, इंडिया से लगभग 3% आया था। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। सबसे पहले आपको बता दूं सितंबर 25 में ही कंपनी यहां पे प्रॉपर्ली प्रॉफिटेबल हुई है, 65 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया, अदरवाइज उससे पहले कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। आप सबसे पहले बात करेंगे FY23 से FY25 पे टोटल इनकम देखें तो 681 करोड़ से बढ़ के 1163 करोड़ हुई है। दोनों ही सालों में लगभग 30% या उससे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल 2 साल में 70% का इंक्रीज है। और ये क्यों हुआ? सबसे पहले तो नंबर ऑफ कस्टमर्स कंपनी ने काफी ऐड करे, 280 कस्टमर्स थे FY23 में जो बढ़ के 400 प्लस हो गए। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स थे उनके एज ऑफ FY25 उससे कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू आया 27%, यानी कि नए कस्टमर्स को हटा दें तो सिर्फ एग्जिस्टिंग से ही कंपनी ने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करा। और इसका मतलब यह है कि कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो अपना स्पेंड जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहे हैं डिफरेंट सर्विसेज में अमागी की। अगर हम इनके एडजस्टेड एबिटडा मार्जिन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली इंप्लॉय कॉस्ट काफी ज्यादा आ जाती है, तो ये भी नेगेटिव ही रही थी, लेकिन इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे FY25 में ये पॉजिटिव हो गई है और सितंबर 25 में भी ये काफी इंक्रीज हुई है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये रहा कि इनकी जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू की तरह 1 to 1 नहीं बढ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो जाता है। अगर हम एम्प्लॉय एक्सपेंसेस की बात करें जो 88% ऑफ रेवेन्यू था FY23 में, वो FY25 में घट के 60% ऑफ रेवेन्यू हो गया। सिमिलरली क्लाउड एंड इंफ्राटेक कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी होती है इन कंपनीज के लिए। FY23 से FY25 में ये परसेंटेज 35% से घट के 31% हो गई। डेट कंपनी के पास कोई नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशंस की बात करें, ऑब्वियसली पीई जो है वो इतना कंपेरेबल नहीं है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे अराउंड 1900x निकल के आ रहा है, तो ये सही नंबर नहीं है। एंड कंपनी के और कोई लिस्टेड प्लेयर्स भी नहीं है डोमेस्टिकली इंटरनेशनली, तो अभी कंपेरेबल नहीं है। लेकिन प्राइस टू सेल्स देखें तो 6.7x यहाँ पे निकल के आ रही है। ऑब्वियसली एक हायर साइड पे है ये अगर हम SaaS एंटरप्राइज की बात करें तो। लेकिन एग्जैक्टली क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है, कंपनी के क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं, रह सकता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरी स्ट्रीमिंग की मार्केट है एक्सपेक्टेड है अराउंड 10% CAGR से ग्रो करेगी आने वाले 4 से 5 सालों में। OTT मार्केट की बात करूं, एंड उसमें भी जो FAST मार्केट है यानी कि फ्री एड सपोर्टेड टेलीविजन, ये एक तरीके से रॉकेट की तरह ग्रो करने की एक्सपेक्टेड है, क्योंकि काफी सारे जो कस्टमर्स होते हैं वो पैसा देने नहीं पसंद करते पर वो एड देखने से हैप्पी है। तो यहाँ पे अमागी के पास वो टेक्नोलॉजी भी है, तो वो एम्पावर करती है चैनल्स को FAST टीवीज के पास जाने के लिए। एक्सपेक्टेड है ये पर्टिकुलर सेगमेंट 20% से ग्रो होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो ब्रॉडकास्ट टेलीविजन है, लेगेसी टेलीविजन है, वो भी अब क्लाउड की तरफ मूव कर रहा है। 90% जो अभी प्लेयर्स हैं अभी भी ब्रॉडकास्ट की तरफ ही है। एंड हमने देख ही लिया कि 35 to 40% कॉस्ट सेव होती है उन प्लेयर्स के लिए अगर वो ब्रॉडकास्ट से क्लाउड की तरफ जाते हैं तो। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्क भी निकल के आते हैं। सबसे पहला तो है ये जो प्लेटफॉर्म्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स है काफी थिन मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं, काफी ज्यादा तो लॉस मेकिंग भी है। तो वो अगर कल को कंसोलिडेट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, अपने बजट्स कट कर देते हैं, तो क्लियरली उसका असर अमागी के ऑपरेशंस पे भी दिखेगा। दूसरा जो बिग टेक प्लेयर्स हैं जैसे कि Amazon, मेटा, गूगल, ये भी तो आ सकते हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में जो कि एंड टू एंड सर्विसेज दे पाए कंटेंट क्रिएटर्स को। अब दोस्तों हम क्विकली यहाँ पे IPO डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो इशू साइज है लगभग 1800 करोड़ के आसपास है। फ्रेश इशू इंपॉर्टेंटली 816 करोड़ है, लेकिन ऑफर फॉर सेल भी है 973 करोड़ का। यहाँ पे अजीम प्रेमजी, एक्ल होल्डिंग्स और मल्टीपल ऐसे और इन्वेस्टर्स हैं पहले से एग्जिस्ट करते हैं, अपना थोड़ा बहुत पोर्शन यहाँ पे बेच रहे हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स ऑफ फ्रेश इशू मेजरली कंपनी 550 करोड़ टेक और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चाहती है और बाकी उन्होंने जनरल कॉर्पोरेट और इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए रखा है। इसके अलावा कंपनी का जो फेस वैल्यू है पर शेयर वो ₹5 है। प्राइस बैंड यहाँ 343 से 361 रुपीज रखा गया है। लॉट साइज 41 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट में 14,801 रुपीज की रहेगी। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 13 लॉट्स में 192,413 रुपीज की रहेगी। एंड पोस्ट इशू मार्केट कैप एक्सपेक्टेड है 7,800 करोड़ रुपीज के आसपास निकल के आएगी। मैं टाइमलाइंस की बात करूं तो ऑफर ओपन हो रहा है 13 जनवरी 2025 को, क्लोज हो जाएगा 16 जनवरी को। यहाँ पे अलॉटमेंट की डेट रखी गई है 19 जनवरी, तो अलॉटमेंट मिल जाता है, नहीं मिलता इनफैक्ट तो रिफंड आएगा 20 जनवरी को, और मिल जाता है तो डीमैट अकाउंट में भी 20 जनवरी को क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स। और लिस्टिंग की डेट 21 जनवरी रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने फाइनल रिकमेंडेशन की। लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, साथ में IPO इंटरेस्ट भी स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। ऑलरेडी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ भी है, कंपनी डेट फ्री भी है और साथ में मार्जिन इंप्रूव कर रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यूएशंस काफी हाई हैं, ऑब्वियसली कंपेटिटर्स नहीं है, तो एक कंपेरेबल भी यहाँ पे नहीं निकल के आ रहा, प्लस अभी कंपनी ढंग से प्रॉफिटेबल भी नहीं हुई है। तो दोस्तों क्या आप इस टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हमेशा की तरह लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अभी तक आपने एसेट योगी वेल्थ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। बहुत ही जल्द हमारे इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोर्सेज तो आने ही वाले हैं
और साथ में स्टॉक मार्केट, आईपीओ और म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्रीमियम कंटेंट यहां आता रहेगा।